गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे वृत्ताकार गति या कोणीय गति सर्कुलर मोशन की। इससे पहले अपन ने जो चैप्टर पढ़े हैं, दूसरा चैप्टर पढ़ा है, उसमें से अपने बलों के बारे में बात की है, कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में बात की है। तो इसमें जो अपन बात कर रहे थे उसमें अपन ने रेखीय गति के बारे में काफ़ी डिस्कस किया। रेखीय गति वो होती है कि कण एक निश्चित पथ के ऊपर एक रेखा पर गति करता है, अर्थात उसमें सीधी रेखा में गति होती है, सीधी दिशा के अंदर, जिसे 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल गति है। और कोणीय गति की बात यह है कि कोई भी कण है वह एक जो कर्व पर, एक पथ पर गति, इस पर जो कर्वेचर है उस पर गति करे। और वह जो कर्व है, जो वक्र है, वक्राकार गति भी होती है, वृत्ताकार की बजाय इसको वक्र है, वह वृत्त भी हो सकता है, वह पैराबोला भी हो सकता है एक प्रकार से, और वह अति प्रवल्य या दीर्घवृत्त भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे सिंपल गति है, इसमें बोलते हैं अपन वृत्ताकार गति। तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, एक कोई भी कण है वो किसी भी बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु O है और यह कण यहाँ पर सपोज कीजिए बिंदु A के ऊपर है। तो यहाँ पर यह एक इस प्रकार से वृत्ताकार गति कर रहा है, जैसे अपन किसी भी बॉल को रस्सी बांध के उसको चारों तरफ घुमाते हैं, तो उसकी वृत्ताकार गति है। तो जब किसी समय पर यह t बराबर t1 पर यह है बिंदु A पर है, तो किसी समय t बराबर t2 पर यह है दूसरी पोजीशन B पर आ जाएगा, सपोज कीजिए यहाँ पर। तो अब इसमें देखिए दो प्रकार के वेग इसमें हैं। एक तो इस समय t1 पर, इस क्षण पर ये जो वेग है v1, यह रेखीय वेग है, यह रेखीय वेग है। यह इस बिंदु पर, इस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा है। और जब यह बिंदु B पर पहुंचेगा तो जो v1 है, जो v है, वह वेग की दिशा अब इस प्रकार से हो जाएगी, अर्थात हमेशा वह इस जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या के लंबवत दिशा में ही रहेगी। चूँकि जब t1 से t2 पर कण की गति होती है तो यह इस वक्र पर दूरी तय करता है, जिसे अपन चाप या आर्क बोलते हैं, s दूरी, और इसकी त्रिज्या r है। तब इन दोनों के बीच में, दोनों स्थितियों के बीच में बना हुआ कोण है वह थीटा होगा। तो यह थीटा यहाँ पर कोणीय विस्थापन है, जिसे अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। और जो कोणीय विस्थापन या कोण है वह क्या होगा, चाप बटे जो कोणीय विस्थापन है वह हो जाएगा यह चाप बटे त्रिज्या हो जाएगा। चूँकि एक सदिश राशि है, साथ में इसको अपन एक प्रकार का अक्षीय सदिश भी बोलते हैं। अक्षीय सदिश इसलिए बोलते हैं कि यह एक प्रकार का वेक्टर है और यह अक्ष की तरफ डिपेंड रहता है। जो सेंटर है उसके अक्ष की तरफ इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से अपन मान सकते हैं। और इसे अपन मेजर कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कण है वह पूरा एक चक्कर पूर्ण करता है, तो इस कोण के द्वारा थीटा का मान है वो अधिकतम हो जाएगा 360 डिग्री, अर्थात एक चक्कर में। और 360 डिग्री होगा तब यह 2 पाई रेडियन के रूप में इसको मेजर कर सकते हैं। अब कोणीय विस्थापन है वह रेखीय विस्थापन के अनुलोगस है। अगर रेखीय गति की बात कर रहे हैं तो रेखीय विस्थापन में समय में परिवर्तन करते हैं तो वेग बन जाता है। ऐसे कोणीय विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक वैसे ही देखिए, जो या बिंदु P पर है इसका वेग है वो v है, रेखीय वेग, और त्रिज्या r है। और बिंदु Q पर भी इसका वेग v है, लेकिन इसकी दिशा अलग है। लेकिन जो कोणीय वेग है वह हमेशा इस प्रकार से रहेगा कि इसे अपन दाहिने हाथ स्क्रू नियम से बता सकते हैं। आप यूँ समझिए, इस प्रकार से देखिए, आप मेरे हाथ को देखिए कि अगर ये उंगलियां हैं, यह रेखीय वेग को बता रही हैं, एक प्रकार से कोणीय वेग को बता रही हैं, कोणीय वेग को बता रही हैं, तो त्रिज्या का कोणीय वेग के साथ में गुणनफल है वह रेखीय वेग के बराबर आएगा। v बराबर ओमेगा r, इसको अपन लिख सकते हैं v बराबर ओमेगा क्रॉस r। तो v बराबर ओमेगा r साइन थीटा। ओमेगा और r के बीच का जो बना हुआ कोण है वह अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। चूँकि इसे अपन औसत कोणीय वेग के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यह ओमेगा एवरेज बराबर θ2 माइनस θ1, अर्थात अंतिम जो कोणीय विस्थापन है वह और प्रारंभिक कोणीय विस्थापन का अंतर डिवाइडेड बाय अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय का अंतर। इसकी जो मात्रक है वह हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड, क्योंकि विस्थापन का मात्रक है वह ऐसा ही मात्रक रेडियन है, तो रेडियन बटे सेकंड इसका मान हो जाएगा। v रेखीय वेग हमेशा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है, तब अपन v बराबर ओमेगा क्रॉस r भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिए, ओमेगा क्रॉस r इज नॉट इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा।
क्योंकि आप इसे ये मानिए कि ओमेगा है वह हमेशा घूर्णन तल के लंबवत होता है। घूर्णन तल जिस तल में, जैसे ये तल है, इसमें इस प्रकार से कोई कण है वह गति कर रहा है, तो इसके लंबवत डायरेक्शन में हमेशा अपन लिखेंगे ओमेगा को। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसकी दिशा है वो राइट हैंड स्क्रू नियम के हिसाब से ज्ञात की जा सकती है। स्क्रू अगर जिस दिशा में घुमा रहे हैं तो ओमेगा की दिशा है वह v बराबर ओमेगा क्रॉस r के द्वारा दी जाएगी। ध्यान रखिए, स्क्रू के ऊपर नीचे घूमने की दिशा है वह हमेशा ओमेगा के द्वारा दी जाएगी। अब आएगा कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या है? कोणीय त्वरण है वह कोणीय वेग में विस्थापन के सापेक्ष परिवर्तन की दर है, उसे कोणीय त्वरण कहेंगे। वह कोणीय त्वरण होगा। चूंकि कोणीय त्वरण है वह डी ओमेगा बटे डी टी के बराबर आएगा, अर्थात कोणीय वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, तो डी ओमेगा बटे डी टी। तो अल्फा कोणीय त्वरण को लिखा जाता है। जैसे नॉर्मल त्वरण है उसको ए लिखते हैं, तो यहाँ पर कोणीय त्वरण को अल्फा लिखते हैं। अल्फा बराबर डी ओमेगा बटे डी टी। ओमेगा का मान क्या आता है? ओमेगा का मान आता है डी थीटा बटे डी टी। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। यह आ जाएगा कोणीय त्वरण। यह भी एक प्रकार का अक्षीय सदिश है, एक्सियल वेक्टर ही है। अब किसी समय पर अगर इंस्टेंट एक्सेलरेशन ज्ञात करना है, अपन एंगुलर एक्सेलरेशन ज्ञात करना है, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण ज्ञात करना है, तब वह देखेंगे दो बिंदुओं के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में कोणीय वेग और दोनों पॉइंट के बीच का समय अंतर, दोनों का डिफरेंस है दोनों का अनुपात है, वह आ जाएगा तात्क्षणिक कोणीय त्वरण। तो डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी लिख सकते हैं। अगर डेल्टा टी अर्थात जो समय अंतर है वह बहुत ही सूक्ष्म टेंस टू जीरो है लिमिट, तो इसे अपन पूर्ण अवकल के रूप में लिखते हैं और यह डी ओमेगा बटे डी टी बन जाएगा। ठीक है। अब ध्यान रखिए कंडीशन की, अगर अल्फ़ा का मान अगर जीरो है, अल्फ़ा का मान जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? अल्फ़ा का मान जीरो है, इसका मतलब यह हुआ कि उस कण का जो कोणीय त्वरण, उस जो सिस्टम है, जो कण गति कर रहा है उसका कोणीय त्वरण है वह जीरो है। कोणीय त्वरण जीरो होने का मतलब यह हुआ कि जो कोणीय वेग है उसमें परिवर्तन की दर है वह जीरो है, अर्थात कोणीय वेग है वह कांस्टेंट है। अगर किसी का भी कोणीय त्वरण जीरो होता है सिस्टम का या किसी भी मूविंग बॉडी का, रोटेटिंग बॉडी का, तो वह एक समान कोणीय वेग से गतिमान होता है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी उसकी होती है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। ठीक है। ऐसे जिस प्रकार से अपन ने औसत कोणीय वेग ज्ञात किया है, वैसे ही अपन औसत कोणीय त्वरण भी ज्ञात कर सकते हैं। औसत कोणीय त्वरण क्या होता है कि दो बिंदुओं पर कोणीय वेग का अंतर डिवाइडेड बाय दोनों बिंदुओं पर समय अंतर। तो यह अल्फ़ा एवरेज बराबर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई टी 2 माइनस टी 1 इसका मान आता है। चूँकि यह एक एक्सियल सदिश है, एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल सदिश है, इसकी जो दिशा है वह कोणीय वेग में परिवर्तन की दिशा भी होती है, अर्थात घूर्णन तल के लंबवत होती है। जिस तल में घूर्णन कर रहा है कण उस तल के लंबवत दिशा में यह कोणीय त्वरण लगता है, और इसका रिलेशन है वह a बराबर अल्फ़ा गुणा r होता है, अर्थात a बराबर अल्फ़ा r साइन ओमेगा टी। अब ध्यान देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें मैं डिस्कस करके बता देता हूँ कि a बराबर अल्फ़ा क्रॉस r, अल्फ़ा का मान क्या है? a बराबर ओमेगा क्रॉस r। अब देखिए यह a क्रॉस b क्रॉस c का फॉर्मूला बन गया है, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिए। तो आप इसे गणित के अंदर पढ़ेंगे a क्रॉस b क्रॉस c, a क्रॉस b क्रॉस c, तो इसे बैक कैप के नाम से आता है, b a डॉट c माइनस c a डॉट b। इस फॉर्मूले से इसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। ओके। तो देखिए यहाँ पर जब अपन इसको लिखेंगे a बराबर ओमेगा क्रॉस r, तो बैक कैप, तो यह a है, यह b है, यह c है, तो b r ओमेगा डॉट r माइनस c r ओमेगा डॉट r। तो अर्थात इसे अपन लिख सकते हैं a क्रॉस b क्रॉस c, तो b a डॉट c माइनस c a डॉट b, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो कोणीय त्वरण है, जो रेखीय त्वरण है, वह कोणीय वेग और त्रिज्या के बीच में एक संबंध स्थापित करता है।
इसके ऊपर बेस्ड अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है जो आपको ज़्यादा समझ में आ पाएगा। एक पुली है, एक घिरनी है, वह घिरनी दो अलग अलग घिरनियों से मिलकर बनी हुई है, अर्थात यह बाहर की तरफ एक बड़ी सी घिरनी है और यह अंदर की तरफ छोटी घिरनी है। दोनों एक ही अक्ष पर हैं, यह बीच में एक इसके रोड लगी हुई है और एक ही अक्ष पर घूमती है। ध्यान रखिए, जो छोटी घिरनी है उसकी त्रिज्या RA है और बड़ी घिरनी है उसकी त्रिज्या RB है। और एक चित्रानुसार इस पर एक रस्सी लपेटी गई है और छोटी घिरनी पर एक द्रव्यमान A लटकाया गया है और बड़ी घिरनी पर एक द्रव्यमान B लटकाया गया है। शर्त यह है कि छोटी घिरनी की त्रिज्या है वो बड़ी घिरनी की त्रिज्या के दुगुनी है, RB है, ये शर्त है। ठीक है। अब देखिए आप कि ये 2R है। अब दोनों घिरनियाँ चूँकि जुड़ी हुई हैं, दोनों संपाती हैं एक दूसरे के साथ में, तो जब समायांतर समान हो, समान समयांतर के अंदर दोनों घिरनियों के द्वारा जो द्रव्यमान है वो गति करेंगे। जब नीचे जब घिरनी है इनको अपन घूर्णन करवाएंगे तो ये द्रव्यमान नीचे की तरफ गति करेंगे या ऊपर की तरफ गति करेंगे। तो ये जो रस्सी है, इस रस्सी में जो परिवर्तन है A के लिए तो होगा x और B के लिए होगा y। शर्त यह है कि घूर्णी A है उसकी त्रिज्या घूर्णी B की त्रिज्या की तुलना में जस्ट आती है। तो बताएं ज़रा कि x और y के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो इसके लिए सिंपल सा न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करते हैं। चूँकि अपन को पता है कि जब ये घिरनी है, इसको आप चित्रण से समझिए, ये बड़ी वाली घिरनी है और इसके एक रस्सी बांध दी गई है, द्रव्यमान है। एक छोटी वाली घिरनी इसी के साथ में है, इसकी रस्सी बांध दी गई है, ये द्रव्यमान A है और ये B है। जब इस प्रकार से घूर्णन करती है, ये इसकी त्रिज्या है, तो दोनों का द्वारा बनाया गया कोण तो थीटा समान ही होगा ना, लेकिन इस घिरनी के द्वारा तय की गई दूरी और इस घिरनी के द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग होगी। तो अपन कहते हैं चाप जो दूरी S है वह थीटा गुणा त्रिज्या। तो चूँकि ये थीटा है और इसकी त्रिज्या RA है और इसकी त्रिज्या RB है, ये बड़ी वाली त्रिज्या RB और इसकी छोटे वाली की RA। चूँकि थीटा कोण कांस्टेंट है इसलिए चाप है वह किसके समानुपाती होगा, त्रिज्या R के। ठीक है। अब त्रिज्या R के समानुपाती होगा तो A के द्वारा तय की गई दूरी, A के द्वारा तय की गई दूरी है वह SA और B के द्वारा तय की गई दूरी है वह SB। SA कितनी है x और SB है y जो दिया गया है। तो A के द्वारा तय की गई दूरी त्रिज्या RA के से ही होगी, रिलेटेड उसी के समानुपाती होगी RA और इसके द्वारा तय की गई RB, जो कि समानुपाती चिन्ह हट जाएगा जब अनुपात आएगा। जब अनुपात है ऐसे, देखिए अपने पढ़ा ना, S इंटू समानुपाती R, तो SA बटे SB बराबर x बटे y दिया गया है बराबर RA बटे RB। RB का मान कितना है 2RA, तो SA बटे SB बराबर x बटे y RA बटे 2RA। मैंने RB बराबर 2RA रख दिया, RA से RA कैंसिल हो गया है, RA से RA कैंसिल होने पर बचा 1/2, अर्थात x बटे y बराबर 1/2, अर्थात y बराबर 2x। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये घिरनी गति करती हैं तो y है, y के द्वारा तय की गई दूरी, y द्रव्यमान है वो अक्ष की तुलना में दुगुनी दूरी तय करेगा। कोणीय गति के द्वारा अपन ने यह है मान ज्ञात किया है। साथ में अपन कल इससे रिलेटेड बहुत सारी गति के समीकरण भी पढ़ेंगे, रेखीय गति और कोणीय गति के जो समीकरण हैं उनको ही पढ़ेंगे। देखिए थीटा है वह रेडियन में मापा जाता है, ओमेगा है वह क्या डी थीटा बटे डी टी, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो यह क्या है रेडियन बटे सेकंड है। अल्फ़ा है वो डी स्क्वायर थीटा बटे डी टी स्क्वायर बराबर डी ओमेगा बटे डी टी। तो ये ओमेगा तो क्या रेडियन प्रति सेकंड और एक और सेकंड और हो गया यहाँ पर, तो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। साथ में v बराबर ओमेगा क्रॉस r और a बराबर अल्फ़ा क्रॉस r। तो आप इस प्रकार के ये फॉर्मूले हैं कुछ, ये मैंने अभी इस पर आपके सामने इसमें चित्रानुसार ड्राइव भी किए हैं, चित्र का यूज करते हुए, ज्योमेट्री का यूज करते हुए। आपको ये याद भी रखने हैं। कोणीय विस्थापन है, कोणीय वेग है, कोणीय त्वरण है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है, और रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध है। ऐसे ही आप S इज इक्वल टू है वह थीटा और R दोनों का मान भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिए इस बात के लिए, थीटा क्रॉस R भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए आप
यह एक जो कोणीय मोशन करने के लिए, कोणीय गति करने के लिए सिस्टम है। अगर मैं कहूँ कि यह है एस और यह थीटा, ये आर, चूँकि थीटा की डायरेक्शन है इस प्रकार से घूर्णन गति के रूप में और आर की डायरेक्शन ये, तो थीटा और आर के बीच में कोण थीटा ही एक प्रकार से, तो अपन ये लिख सकते हैं। देखिए v का थीटा आर के रूप में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये दूरी है चूँकि। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये जो चाप है या ये जो चाप है वह जो इसका मात्रक आएगा वह दूरी का मात्रक ही आएगा। v है उसका मात्रक आएगा वह ओमेगा क्रॉस आर। तो ओमेगा क्रॉस आर का मतलब क्या है? रेडियन बटे सेकंड गुणा मीटर। तो अर्थात मीटर प्रति सेकंड के रूप में इसका मात्रक आएगा। ध्यान रखिए इस बात के लिए, मीटर प्रति सेकंड के रूप में। तो ये तीन वेराइटी हैं एस, ए और वी। रेखीय वेग, रेखीय विस्थापन, रेखीय वेग, कोणीय रेखीय त्वरण। इनका तीनों के साथ में जो संबंध है कोणीय गति में वह कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, इनके साथ में रिश्ता है ये। अब कल इसी से रिलेटेड अपन कुछ न्यूटन की गति के जो समीकरण पढ़ते हैं अपन, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, वो कोणीय गति के रूप में पढ़ेंगे। और इससे आगे किसी भी घूर्णन निकाय पर लगने वाला बल, उस पर तनाव, उसकी संतुलन की स्थिति, इन सब का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।